پہلے تو ہم اپنے پوری روٹین کو سیٹ کرتے ہیں. سیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کرتے ہیں. ہمارا دن شروع ہو رہا ہے, ہم اپنی ساری جو وریز ہیں, جو ہمارے گھر کی پریشانیاں ہیں, وہ بے شک ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں, لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں ان سے ذرا نکل کے تو اپنے آپ کو ریلیکس کر کے تو ہم ایسی ورکنگ کریں کہ ہمارے لیے ہمارا دن تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو اور ہمارے بچوں کے لیے بھی ہمارا دن تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ میں آپ کو گائڈ کروں گا. آپ نے اپنی آنکھیں سب نے بند کر دینی ہیں, ٹھیک ہے, اور میں کہوں گا بریتھ ان کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے اپنے ناک سے سانس اندر کھینچنا ہے, بریتھ آؤٹ کہوں گا تو آپ نے اپنی سانس باہر نکال کے منہ پہ, ٹھیک ہے, جسٹ فار 3 to 4 minutes. Yes, now please close your eyes. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. بالکل بھول جائے اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Okay, thank you very much. Sir. So this is a simple activity. So we say that this is called as mindful activities. इसमें क्या होता है कि you feel relaxed, ठीक है, उनको हाइपरटेंशन हो, मतलब किसी भी फॉर्म में हो तो आप थोड़ा सा नॉर्मलाइज फॉर्म में हो जाते हैं. So we will start another activities which is called as thread activities, जिसमें इसको आप different form में use कर सकते हैं. In the form of quiz, in the form of short question, in the form of we say that brainstorming, मतलब किसी भी form में हम इसको use कर सकते हैं. For example, and if we start from us, my name is Mazhar. I am teaching in Rittenhouse Senior Campus as a mathematics almost last 15 years. So this is my introductions. Same like everyone in 1-2 lines अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, और हमारी एक्टिविटीज जो है वो इसी से स्टार्ट होगी. सो ये मैं एक थ्रेड मैं खुद पकड़ रहा हूँ, ये मैं आपको पास आउट करूँगा. आपने नेक्स्ट अपनी मर्जी से नेक्स्ट किसी भी बंदे की तरफ नेक्स्ट पास आउट करते हैं हमें, और इसी तरह एट द एंड दिस बिकम एक नेट सी बन रही होगी. और बच्चे क्या कर रहे होते हैं क्लास में व्हेन यू सिट, तो उसमें एक एक्टिविटी होगी, मगर वो एक खेल में चीजें सीख भी रही होंगी, ठीक है. सेम इसको हम स्टार्ट करते हैं. सो मैं लेट सी आपने नेक्स्ट अपना इंट्रोडक्शन देना, ठीक है. इंट्रोडक्शन के बाद आपने किसी नेक्स्ट पर्सन की तरफ सेंड कर देना, और इसको जरा टाइट करके खींच कर देना, ठीक है. My name is Saisha. I represent Pekno. I BA Grammar School. I is about 2.5 years. Next. My name is Ikra. I teach in class 2. मैं क्लास 2 को टीच करती हूँ और मैथ और साइंस पढ़ाती हूँ. मैथ और साइंस और मैं 3.5 years old. 3.5 years old. अच्छा नहीं, आप इधर ये पकड़ के रखना. From अच्छा सोशल स्टडीज ठीक है. 4 साल किस लेवल पे पहले इंटरमीडिएट था, उसके बाद ग्रेड में पीछे आता गया, अंडरग्रेड के एमए उसके बाद तो ऑल टुगेदर सारे सेशन में क्लास को ठीक है. आपने नेक्स्ट पॉज हम तो वैसे इस तरह भी पास आउट कर रहे होते हैं ना, बच्चे रूटीन में जब खेल रहे होते हैं ना, वो थ्रो कर रहे होते हैं, आगे उनके लिए एक एक्टिविटी बन जाती है. I teach grade 4 और मैं जो सब्जेक्ट लेती हूँ वो है जनरल नॉलेज, साइंस, ड्रामा. जनरल नॉलेज एंड व्हाट लेवल क्लास और मैं 2.5 years old. नेक्स्ट आप पकड़ के
थोड़ा सा यूज करें। इनको फ्री करिए। टीचर की आवाज ऊंची होनी चाहिए। क्योंकि क्लास में बच्चों को वैसे इतना शोर होता है, उसकी आवाज इतनी स्लो होगी तो फिर तो नहीं काम होगा। My name is Nispa Sahib. I am a study teacher nursery class. नर्सरी क्लास, नर्सरी पढ़ाना का आसान काम नहीं है। जितने छोटे बच्चे होंगे वो उनको हैंडल करना इतना मुश्किल होता है। मतलब सीनियर क्लासेस में तो फिर सिनेरियो डिफरेंट होगा। सीनियर तो पढ़ना चाह रहे होते हैं, वो तो खेलना ही जा रहे होते हैं। Mr. Rose. I'm working in this school as an administrative assistant from last 2 years. तो स्टार्ट फ्रॉम हेयर की आपको और भी एक्सपीरियंस है? हाँ जी सर, ये एक और भी एक्सपीरियंस है। I'm in 6th class of social studies. He is simple and I'm assistant of the coordination. आपके यहाँ पे माइक फ्री लगे उसके? नहीं मुझे भी लगता है। सर असल में बच्चे नहीं हैं, बच्चे कोई बात नहीं। टीचर्स सर टीचर कॉन्शियस है कि हमारी असल आवाज आप सुन सकते हैं। सर आपको इंट्रोडक्शन था। आशिफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लेवल इंग्लिश टीचर किस लेवल? 7 से ओके। How many years? My name is Rashid Abbas and I'm teaching to O-level students in Vietnam since last 12 years. Yeah, sir. आपको बताएं। My name is Sabai Raz and I am a study teacher of class 1. I also teach social studies in class 5 and I am working here on campus. क्वेश्चन है दिस बेसिकली ऑल टुगेदर इसी तरह का हम कंप्लीट कर रहे होंगे वो सामने मुझको Assalamualaikum, my name is Mrs. Arifa Jafar. I am teacher of KG class since KG. केजी क्लास ये बात क्या इधर है। अच्छा क्वेश्चन इज दिस यही चीज जो है हम क्लास में हैं स्पेशली कोई भी लेवल हो 4 5 6 अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कि आपने क्विज है कोई भी एक टॉपिक पढ़ा लिया उसको हमने रीकैप करना है या सॉरी रिकॉल करना है तो उसमें इनिशियली इन द मॉर्निंग ठीक है वैसे हम वन बाय वन आप क्वेश्चंस करेंगे तो वो एक आम रूटीन वाला काम हो रहा होगा ठीक है इसी में आप क्वेश्चन आंसरिंग अपनी कर सकते हैं ठीक है और बच्चे जो है वो एक्टिविटी के लिहाज से मतलब उसको एक्टिव भी हो जाएंगे बिल्कुल जो आपस की गॉसिप्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगी आम रूटीन का जो क्लास का एनवायरनमेंट है वो बस टेबल और चेयर और सीधे बैठे हैं उसी को हम परफॉर्म कर रहे हैं उससे हम बचें अब इसी फॉर्म में से रिवर्स होता जाएगा इसको आप जिसके पास भी आता जाए इसको आप अपना इंट्रोडक्शन देके स्टार्ट करें Assalamu alaikum. My name is Ashish Zaved Ahmed Alam. I am the teacher of Urdu subject, class 6, 7, 8. क्लास 6 7 8 अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है कि खैर से हम लोग टीचर्स हैं, अगर हम अब टीचर्स ना होते तो क्या होते? हम क्या हमारे माइंड में क्या था कभी लाइफ में कि हमने क्या होना था और हम टीचर्स हैं जी। अब आपने वापस ये इसी का आंसर देते हुए वापस भेज देना है। वो लंबा काम है उसका आंसर मुश्किल हो जाता है नहीं कोई तो प्लान होता है ना। हाँ नहीं है तो सही सही ये है प्लान होता है ना कि हमने पोस्ट प्रोफेसर ही होना था या टीचर ही होना चाहिए। मतलब जो बाय नेचर स्पिरिट
कोई थॉट्स तो होती है ना भाई साहब? हाँ? साइकेट्रिस्ट होना वापस और इसको हम इसको बंद कर रहे हैं क्योंकि अब कोई और भी काम कर रहे हैं। छोड़ दीजिए। नेक्स्ट चीज नहीं पकड़ के रखना है ये बेसिकली इन लोगों आपने हर बंदे ने नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट पे करते हैं कि टीचर ना कोई डॉक्टर चलो नेक्स्ट ये बोले मेरा भी था कि डॉक्टरेट क्या थे टीचर मेरी होती है भारत के शाम आगे से मैं भी कहना नहीं हुनर जो है वो भी आपको मिल रहे हैं सेकंड ऑफ ये भी टीचिंग का बहुत शौक था। चला आपको डायरेक्ट है बंदी भी मौका है। जी ये आपको न्यूज़ भी आ गई। वाकई तो मैं भी आपको से मुझे एयर फोर्स में जाने का बहुत शौक है। किसमें? एयर फोर्स। मुझे टीचिंग का ही शौक है, यही है थोड़ा बाहर का मेरा भी बिजनेस में स्टार्ट में किया कि अभी भी इसका पार्ट टाइम कुछ ना कुछ इस तरह का चल रहा है विद रेफरेंस टू टीचिंग जो है बाय प्रोफेशनली कह रहे हैं कि इसी मेरी एमएससी जो है मैथमेटिक्स में थी तो वो दैट टाइम भी माइंड में यही था कि जॉब भी साथ हो उसके साथ साथ अपना बिजनेस एट देन क्वेश्चन ये था ये वाली एक्टिविटीज हमने जैसे की ये इंट्रोडक्शन आप सिंपल भी कर सकते हैं ठीक है जस्ट से दैट कि आप सारे ना कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं जिसे हम नॉर्मली हम क्लास में कर रहे होते हैं तो इट मेक एन एक्टिविटीज अब इसी एक्टिविटीज को अब हमारे पे डिपेंड करता है हाउ टू यूज दिस किस फॉर्म में हम करें ठीक है जिस तरह हम मैथमेटिक्स के लिहाज से बात करते हैं फॉर्मूलाज होते हैं ठीक है रिकॉल करते हैं उसको आप लर्निंग के लिहाज से क्वेश्चन आंसर बच्चे से कर सकते हैं उर्दू के लिहाज से है कोई शेर है कोई डिस्क्रिप्शन है इस तरह की चीजें जो है वो हम ऐड कर सकते हैं राइट ठीक है ओके नेक्स्ट start Sir Rashid they all discuss relevant to क्लास मैनेजमेंट से relevant तो कौन सी चीजें ऐसी होती हैं कि जिससे हम अपने मैनेजमेंट को करते हैं राइट हमारा बेसिक हमने जो टॉपिक आज डिस्कस करना था वो क्लासरूम मैनेजमेंट है तो इसकी डेफिनेशन मैं अपनी देने से पहले तो मैं आपसे पूछूंगा मैं बन गया तो जो लोग आंसर देना चाहते हैं आप क्लासरूम मैनेजमेंट को क्या कंसीडर करते हैं व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट आप में से बोलना आंसर देना चाहेंगे या जो हमारी लेसन प्लानिंग है हमारे माइंड में अगर वो क्लास प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो रही है तो वो क्लासरूम मैनेजमेंट है अच्छा लेसन प्लानिंग का जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया ये लेवल एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है लेकिन वो सिर्फ आपने आपको सीधे व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा यहाँ पे आपको कुछ मैनेजमेंट नजर आ रही है कि जो मैनेज किया इससे आपको ध्यान में कुछ आ रहा है व्हाट इज दिस जी किसको Where everyone is participating.
जी पार्टिसिपेटिंग Every student and teacher is participating. जी बिल्कुल और Some of the class management is time management. Yes, this time to execute an objective-oriented project. क्लासरूम मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि ये प्रोसेस है जिसमें टीचर ने अपनी क्लास को वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना होता है, नंबर 1, वेल फोकस्ड रखना होता है, और नंबर 3 उसमें उसको स्मूथ रनिंग पे रखना होता है। 3 चीजें आपकी वेल फोकस्ड होनी चाहिए आपकी क्लास, वेल ऑर्गेनाइज्ड, जिससे आप सब एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, आप सब मेल में देख रहे हैं तो क्या आप वेल फोकस्ड। स्मूथ रनिंग क्या है कि आप जो डिलीवर कर रहे हैं वो आपके तमाम स्टूडेंट्स जो से हैं ना खामोशी से सुन। अच्छा इसके लिए होता है कि आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए ना सर्टेन टाइम्स कुछ रूल्स सेट करने होते हैं, उनकी कुछ रूटीन सेट करनी होती है कि आपके स्टूडेंट जब क्लास के अंदर एंटर हो रहे हो तो उन्हें पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें क्या करना है, क्या करना होता है। आप जब स्टूडेंट को क्या ट्रेनिंग स्टूडेंट एंटर होता है तो उसमें सबसे पहले अपने टीचर को अपने जो फैकल्टी हैं उनको सलाम करना, ठीक है, ये हमारी रूटीन सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम अपने टैक्टिक्स की तरफ आते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे इफेक्टिव है डू नाउ टेक्निक होती है। डू नाउ टेक्निक के अंदर क्या करते हैं आप अपने स्टूडेंट से इफेक्टिव क्वेश्चनिंग करते हैं। वो इफेक्टिव क्वेश्चनिंग है बिफोर आप अपना लेसन स्टार्ट करें, जो आपका लेसन प्लान है उसके पहले कि उसमें आपने अपने स्टूडेंट से इफेक्टिव क्वेश्चनिंग करनी होती है। वो इफेक्टिव क्वेश्चनिंग आपकी रिलेटेड टू प्रीवियस टॉपिक भी हो सकती है, वो रिलेटेड टू जो आपने मुझे टॉपिक पढ़ाना है उसके भी हो सकती है, एक जर्नल पर डिस्कशन भी हो सकती है जिसमें आपने अपने स्टूडेंट्स को अलर्ट करना होता है और इस तरह वो फोकस हो जाता है। इस तरह करने से आपकी क्लास जो हमसे होती है ना वो थ्रू आउट द डे मैनेज रहती है। जब स्टूडेंट्स को पता है कि हमने क्या करना है क्लास में आके, हमारी क्या रूटीन है, तो उनको डे फर्स्ट से आप जब उनको इस तरह सेट कर देते हैं तो उसका टिल लास्ट लेसन तक जो है एक इम्पैक्ट है। अब मुझे बताएं कि अगर इस तरह हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट हो जाए अच्छे तरीके से तो इसके क्या इम्पैक्ट सोचते हैं फ्यूचर आपके ध्यान में भी है? आपके अपने लर्निंग टीचर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? मेंटली तौर पे स्टेबल रहेगा, मेंटली तौर पे स्टेबल रहेगा, और सेकंडली उसने जो डिलीवर करना है वो इफेक्टिवली डिलीवर करेगा। नंबर 1 स्टूडेंट्स की लर्निंग बहुत अच्छी होगी। अगर क्लासरूम आपका मैनेज नहीं है तो आपने सर्टेन टाइम देखा होगा कि क्लास के अंदर जब जाके पढ़ाना शुरू करते हैं कुछ बच्चे स्टेबल नहीं होते, आपके साथ आई कांटेक्ट में नहीं आ रहे होते, ये गलत सब्जेक्ट है, आई कांटेक्ट में आना चाहिए बहुत। और वैसे वो इनके लिए बैठ सकते हैं क्लास में ना अनयूजुअल ट्रैफिक शुरू हो जाती है, बच्चा उठ के इधर जा रहा होता है आ रहा आपकी तरफ आ रहा होता है, वो अपने ग्रुप्स में बैठने की कोशिश करते हैं, और जब ग्रुप्स में बैठ जाते हैं तो बातें करते हैं, क्लास डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहते हैं स्टूडेंट्स को। सर्टेन टाइम्स कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, घर से पढ़ने की नीयत से बहुत कम आए होते हैं, ज़्यादातर उनका कोशिश होती है उन्हें शरारतें करनी है, अपने टीचर्स को टीज करना है, तो बच्चों को पता चल जाए कि हमें टीचर इस बात से टीज हो रहा है तो और ज़्यादा करते हैं। तो ये आपके अपने स्टैमिना का इम्तहान होता है बेसिकली, कि आपने अपने आप को स्टेबल रखना है। ये बेसिकली आपका एक वीक पॉइंट है, बच्चों को पता चल गया कि इस बात से मैं टीज हो रहा हूँ तो और ज़्यादा करेंगे और कुछ हो रहा है। उन्हें उस बात का एहसास उस वक्त नहीं होता, लेकिन लाइफ के लेटर स्टेजेस में जाके होता है कि हम गलत कर रहे हैं, उस वक्त नहीं होगा। तो इस नियत से आते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो अगर आपकी क्लास में मैनेज होगी तो 100% तो नहीं हो कह सकते हम, लेकिन कुछ 70-80% आपकी क्लास जो हमसे होती है वो मैनेज हो जाती है। थर्डली इसका जो एक इम्पैक्ट है वो आपकी सोसाइटी के ऊपर भी आता है। जब आप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लास को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे कल को जब सोसाइटी के अंदर आएंगे तो वो वेल मैनर्ड होंगे, वो एक अच्छे एम्प्लॉय बनेंगे, वो एक अच्छी उनकी रिलेशनशिप सोसाइटी में लोगों के साथ जो हमसे ना बहुत अच्छी होगी। तो एक क्लासरूम मैनेजमेंट जो हमसे होती है उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे ज़्यादा होता है, लेकिन उस वक्त ही ज़्यादा होता है, ग्रेजुअली ज़्यादा होता है। तो ये बेसिकली था आपके साथ कोई क्वेश्चन होगा?
یا آپ کے ذہن میں اس کا کوئی اور امپیکٹ ہو؟ نہیں 100% تو میں میرے پاس گائیڈ ایجوکیشن والے کی جو بکس میں ہوتی ہے وہ آپ اس سے پریکٹیکلی دیکھا جائے نا تو بہت کم ہو گئی. آپ 70-80% سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو میں بتایا کچھ بچوں کے بھی یہ بیہیویئر ہے نا کہ آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے, اس کے لیے ان کی تھیراپیز کی ضرورت ہوتی ہے. جب بچے اسٹیبل نہیں ہو رہے ان کے کلاس میں ان کے لیے بھی تھیراپیز کی ضرورت ہوتی ہے. مایا اور کلاسز میں نہیں ہوتا ہے, ان کے لیے تو آپ کو زیادہ کلینکل سائیکٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو وہ تھیراپی دیتا ہے. تو ان کو اسٹیبل کرنے کے لیے لیکن بہرحال آپ اپنی کلاس کے اندر سرٹن ہیبٹس ہم یہ ایکٹیویٹی کی ہے. آپ بچوں کو جتنا ایک چھوٹا یہ بھی ہوتا ہے کہ کلاس میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں آپ بچوں کی اگر کاپیاں کھلوا کے اسے لکھوانا شروع کرتے ہیں اس سے بھی کافی اچھا کرتے ہیں. اب جیسے کہ سر نے کہا کہ بچے کنٹرول ہو جائیں, ویسے آپ لوگوں کو کبھی کوئی ایسا سینیریو ہوا ہے کہ بچے کنٹرول میں آ رہے ہیں؟ ویسے تو آپ لوگ کیمراز کافی کنٹرول کر لیتے ہیں اس بات کو, لیکن ایون دین کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچے جو ہے نا کنٹرول میں آتے ہی نہیں؟ جی سر. اس کا حل کیا ہے؟ اس کی سر دیکھیں ہمارا جو سسٹم ہے اس میں تھوڑی سی گیس ہے. میں اس میں ٹیچنگ کرتا رہا وہاں پہ جب میں نے کہا 30 کی اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کیا وہ آ رہے ہیں یہ ٹیچر کے ساتھ زیادتی ہے اور پھر اسے لاؤڈ اسپیکر بھی نہ دے رہے جب ایک بچے کو میری آواز ہی نہیں جا رہی میں لیور مطلب کلاس روم مینجمنٹ خراب ہو گئی. بالکل ٹھیک, مطلب کہ یہ تھوڑے سے صحیح ہو گئی. یہ تو ہو گئی مینجمنٹ کی طرف سے ایشوز ہیں کہ انہوں نے آپ کو کمیونیکیٹ کی اور آپ سے ڈیمانڈ ہو جاتا ہے اور آنر سے بات بھی کریں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ کس بات کے ٹیچر ہیں, الٹا وہ پھر ٹیچر بھی آتے ہیں. مطلب اگر آپ بچہ بات نہیں سن رہا فالو نہیں کر رہا کلاس کنٹرول میں ہم یہ کہتے ہیں ہمارے یہ فیکٹرز ہے یہ کچھ آ رہے ہیں. لیکن اب اگر 30 کی ٹینتھ ہے تو اس میں سے 4 to 5 بچے ایسے ہوں گے جو کہہ شرارتی ہیں جو کلاس کو ڈسٹرب کریں گے. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ وہ 4 بچے ہم ان 4 بچوں پر زیادہ اسپینڈ کر رہے ہیں. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ کسی طرح ہے مینجمنٹ باقی ہاں جی وہ پھر اب 70% ایسے ہی کام ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ مجھے میں بیسیکلی حساب کی بات کی گائیڈ کرنا چاہتا ہوں جب تک کلاس کی اسٹرینتھ کنٹرول میں نہیں ہوگی نا کلاس کنٹرول نہیں ہوگی. اتنا مرضی آپ زور لگا لیں جنہوں نے شرارتیں کرنی ہیں ان کو موقع ملتا رہتا ہے کیونکہ میجورٹی از دا. اس کا حل کیا ہے؟ ہاں یہ کلاس کی اسٹرینتھ جو ہے نا کنٹرول میں رکھی جائے لمیٹڈ سے اسٹوڈنٹس کو ایسا نہ ہو کہ ایک 30 کی لمٹ ہے تو آپ 40 پہ چلے جا رہے ہیں 45 پہ جا رہے ہیں 50 پہ جا رہے ہیں. تو یہ کہ ٹیچر جو ہے نا جب ڈلیور کرے گا تو وہ ابیوز کریں گے. تو یہ چیز دوسرا یہ کہ ٹیچر شروع سے ہی پہلے دن سے ہی اپنا رولز بتلا دے کہ میرا یہ مزاج ہے اس میں نو کمپرومائز. اگر ہوگا تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے گھر بھی پہنچ جا سکتی ہے. اس سے پہلے آج میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آج میں عجیب سے سینیریو بنا ہے انٹریکٹیو کلاس روم. انٹریکٹیو کلاس روم میں آپ سے زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہو سکتے کہ یہ میرے رولز ہیں اسی کو ایسے فالو کروں گے, لیکن کرنا پڑتا ہے. ایز اے ٹیچر ہمیں وہ رولز کو بتانا ہوتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے, ناٹ بائی ہک اینڈ بائی کروک, بلکہ ایک ایسے وے سے کہ وہ آپ کی بات کی طرف آ ہی جائیں کہ نہیں یہ بات جو ہے نا پولائٹلی کریں, بٹ پولائٹلی کرنے کے ساتھ کوئی ایسا وے اپنائیں پر کوئی ایسا وے لائن. میں بھی ایک اور ایک دو کویسچن کی بات کرتا ہوں. کیا یہ چار کلاس کا بھی ایسا کلاس نہیں میں نے اپنے لیے یہ میتھڈ ہوگا کہ اگر آپ ڈیلیور نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر آپ انہیں مینیج کرنے کی کوشش کریں. اوکے کوئی مرضی کریں بڑا مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ اگر جتنی بھی اسٹرینتھ ہے آپ کی پلاننگ اس کے مطابق ہونی چاہیے. مطلب اسٹرینتھ اتنی ہے کہ آپ کرتے ہیں کہ آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے. آپ ایسی ایکٹیویٹی کوئی ایسا ریٹن ٹاسک پہلے سے ارینج کر کے لکھ لیں کہ آپ بورڈ پہ ٹائپ کر کے لکھ دیں اور آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ جو ہے نا وہ کیسے ہو. سر بڑی اسٹرینتھ میں یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے فالو کرنے کے لیے کہ آپ بفور ڈے 9 گھنٹے کلیئر کر دیں واٹ یو ول ڈو ٹمارو. آج کی کلاس جو باقی لرنرس کی ہے جو سنسیئر ہے جن کی فیملی سنسیئر ہے تو وہ آپ کے نیکسٹ ڈے وہ آپ کے ساتھ
हेल्प आउट करने वाले बनेंगे। मैं सर की बात से क्या करूँगा कि जब आपको पता है कि मेरी क्लास बहुत बड़ी है, किड्स के अंदर जब किड्स ने स्टार्ट किया तो आई वाज वन ऑफ द पायनियर्स ओवर देयर। मैंने भी 130 के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, ठीक है। इसमें ना डिफरेंट सिनेरियोस होते हैं कि आप हाउ टू डील विद द स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑल्दो कि ये एक ज्यादती है किसी भी टीचर के साथ, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ को बिठा दिया और आपको कहा कि बोलो, तब तो अब तो कुछ लोगों को माइक को दे देते हैं, तब तो माइक की सोच ही नहीं। एक तो आपकी जो वोकल कॉर्ड है इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि यहाँ से बोले वहाँ तक, ठीक है। जानी पहुँचाने की तो बात बनेगी, अगर आपकी आवाज़ ही नहीं गई तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आवाज़ पहुँचाने के साथ साथ क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपके साथ इंगेज रहें। अब इंगेज रखने का मतलब क्या है कि कुछ लोग मल्टीमीडिया अगर आपको वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कि हमें मल्टीमीडिया दे दें, तो मल्टीमीडिया के ऊपर आपका कोई मटीरियल होना, तो फिर आपको लिखने में टाइम जो लगता है वो बढ़ जाता है, आपका इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं क्लासरूम यहाँ पे तो ऐसा मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अगर बड़ी स्ट्रेंथ हो तो फिर मल्टीमीडिया इज द वेरी हेल्पफुल टूल, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैथ्स के टीचर में बहुत कुछ लिखना होता है। जब वो इधर लिख रहा होता है तो हम पीछे से जो है ना बच्चों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए हमें एज अ स्टूडेंट, मैं जब बहुत पुरानी बात है, ऐसे कोई 30-35 साल पहले जब बीएड में कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आप कभी भी ऐसे करके नहीं लिखेंगे कि आपकी बैच स्टूडेंट फिर तो स्टूडेंट जो मर्जी करेगा। आपको बिल्कुल ऐसे खड़े होना है कि जैसे आप ये ऐसे खड़े हैं, लिख किधर रहे हैं, दे किधर रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप लिखें और स्टूडेंट की तरफ आपकी नजर रहे। जब आप बिल्कुल बैक करके करेंगे तो स्टूडेंट जो नहीं करना चाहते हैं उनको भी एक मौका मिलता है, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा टूल है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के लिए हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। मैनेजमेंट में हमें बड़ी इंपॉर्टेंटली जो चीज देखनी है वो हमारी प्लानिंग की। जैसे सर ने कहा कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप कहते हैं कि खुद कह रहे हैं कि जी 4 से 5, मेरे मुताबिक अगर 130 बच्चे हैं ना तो कम से कम 10 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं पढ़ाना चाहते, ठीक है। ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा टास्क उनको पहले से दे के दें कि कल को आपने आंसर साथ मुझे इसके आंसर्स देने हैं, ठीक है ना। इनके आंसर देने हैं और उन आंसर्स को आपने वाकई में रिसीव करना है। ये नहीं कि आज काम दे दिया कल को उनको पूछा ही, उनको पता है कि सर ने भूल जाना है, हमें कौन सा काम करना, चाहे वो 2-3 क्वेश्चन ही क्यों ना हो, उनको दे के देखिए और अगले दिन पहले आते साल उनको 2-3 सालों को ना करें, मतलब 10 हैं तो 4 को 5 को ऑलरेडी पूछ लें, 4-5 को रिटर्न पेज दे दें कि ये 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मुझे लिख के दो। क्योंकि जो किसी भी लेसन को स्टार्ट करते वक्त जो मैनेजमेंट की सेट होती है ना, वो अगर सेट हो जाए तो फिर लेसन डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट बड़ा ज्यादा जरूरी होता है। स्टार्ट में आपने कैसे क्लास को बिहेव करवाना है, वो जब आप उनको उन 5-6 बच्चों को अलग से बिठा लेंगे अपने पास, क्या जो भी इधर ये मुझे बताओ इनके आंसर्स, आप ये 2 क्वेश्चन ये हैं, आपके 2 क्वेश्चन ये हैं, आपके 2 क्वेश्चन ये हैं, इनको इस पेज के ऊपर खुद बैठ गए। उनको मौका नहीं मिला कि वो पीछे जाकर कुछ कर सके, उनको अपने पास बिठा। फिर उसके बाद में अपना लेसन, अब लेसन को कनेक्टेड रखना। कनेक्टेड का मतलब क्या है, जो हमने कल पढ़ाया है उसका रिकॉल आपने आज करना है। जब आप उसको लिंक करेंगे तो जो कल नहीं आए थे वो ये नहीं कह सकता कि सर मैं कल नहीं आया था, मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो कल गुजर गया, मुझे तो समझ ही नहीं क्या हो गया। उसको बोलो कि भाई ये कल की बातें हमने की हैं, ये उसके मेन पॉइंट्स हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल है फॉर टुडेस टास्क। फिर आप अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं। अच्छा, लेक्चर डिलीवरेंस में भी हमने उनके 40 मिनट्स होते हैं, बच्चों का अटेंशन स्पैन 40 मिनट्स का है। बच्चों का अटेंशन स्पैन हार्डली 10 to 15 मिनट से इससे ज्यादा का मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा बता सकता है तो इससे ज्यादा का है, इतना ही होगा, इससे ज्यादा है मतलब 7 to 8 मिनट्स के बाद अगर फिर कोई एक ऐसा क्वेश्चन थ्रो कर दिया जाए जो उनको सोचने पर मजबूर कर दे, दोबारा से मजबूर कर, ठीक है ना, तो फिर आपकी क्लास कंट्रोल रहती है। जब आप बोलते जाते हैं और दूसरा सिर्फ
सुनने पे लगा होना या वो सो जाएगा, मतलब सपोज उर्दू का लेक्चर है वो सो जाएगा। स्पेशली हिस्ट्री पास स्टडीज वालों के साथ ये मसला है कि सर वो तो सो गया तो मैं क्या करूँ उसका। वो सिर्फ वजह यही है कि आप उसको इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आप उसको पूछ ही नहीं रहे कि आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना। आपने सपोज एक लेक्चर डिलीवर किया है, उस लेक्चर डिलीवरेंस में 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद उसी लेक्चर में से एक दो क्वेश्चन थ्रो करें कि जी क्या मैंने किया मुझे बताओ, इसमें ये ऐसे ये सवाल ही नहीं होता कि आज हमने क्या पढ़ा, ये तो सवाल ही नहीं। सवाल ये है कि हमने जो लेक्चर किया है उसमें से पर्टिकुलर कोई एक चंक उठाएंगे उससे क्वेश्चन, वो जो हिल रहे थे ना वो वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे कि मुझे सर देख रहे हैं, ठीक हो गया। फिर इसके बाद में आपकी लेसन प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपको पता हो कि अब मैंने आगे कैसे करना है। वही मैं बात करूंगा, 10 मिनट के बाद आपका एक क्वेश्चन थ्रो होगा, फिर अगले 10 मिनट के बाद एक और लाइन, एक या दो क्वेश्चन फिर थ्रो होंगे। जब आपके ये 20 मिनट्स गुजर चुके होंगे, पहले 5 मिनट आपने रीकैप पे लगा दिए होंगे, अब आपने पूरे लेसन को दोबारा से रीकैप पे लेके जाना। अब ये जो हमने सुबह जो एक्टिविटी की है, अब आप वो एक्टिविटी करा सकते हैं इफ योर स्ट्रेंथ इज लाइक 20-22 या उससे भी कम होगी, तो ये एक्टिविटी हमारे काम आती है। कैसे कि आपने शुरू कर दिया एक बच्चे को प्रोग्राम, चलो जी थ्रो करो उधर, और उससे क्वेश्चन तुमने करना है, इस लेक्चर में रहना है, उस क्वेश्चन को तुमने करना है। यहाँ से लेक्चर क्वेश्चन उधर जाएगा, वो क्वेश्चन अगले के पास जाएगा, वो क्वेश्चन आगे डिलीवर करेगा कि हमने आगे बढ़ा दिया, कल ये बढ़ा दिया, पूरा एक टॉपिक हमने पढ़ लिया हुआ है, तो इसमें से ये चीजें हैं, तो उसको आगे डिलीवर करना है, वो आगे से आगे, फिर आगे से आगे, ठीक है जी। फिर वो बाउंस बैक जब होगा तो बाउंस बैक में भी इसी तरह अब वो क्वेश्चन करेगा, जैसे पहले आपने क्वेश्चन किया उसको, अब उसकी बारी है वो आपको क्वेश्चन करेगा। अब वो एक दूसरे के लिए चैलेंजिंग मटेरियल बन जाएगी, वो एक दूसरे को चेक करते होंगे कि हमने कैसे करना है, ये तो मैं फंसे हूं, ठीक है ना। तो इस तरह आपके अगले 10 मिनट बड़े अच्छे से गुजर जाएंगे, सही हो गया। और इस तरह आपके 35 मिनट्स का लेक्चर बहुत स्मूथली कवर हो जाएगा। और उसके बाद आपने एंड में आपने होमवर्क भी जरूर देना है, होमवर्क के बगैर नहीं जाना, क्योंकि जब तक आप होमवर्क नहीं देते तब तक वो क्वेश्चन जो आपने काम कराया है वो वहीं हवा भी रहेंगे, उसको घर में रिकॉल करने के लिए मार्जिन देंगे, जगह देंगे कि ये काम आपने करने हैं, ठीक है जी। आपके यहाँ पे लेसन प्लानिंग का भी कोई ना कोई सिनेरियो चलता ही होगा, कोई पेज वगैरह डिजाइन किया हो या कैसे किया हो, वीकली हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं, हमारे लिए डेली बेसिस पे होता है। बड़ा मुश्किल लगता था स्टार्ट में कि ये कैसे करेंगे, फिर हमारे पास ये एक अमेरिकन के है ना थे एजुकेशनिस्ट साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, इन्होंने एक हमें बहुत अच्छी सी तरह आगे ये और कुछ जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं तो हमारे प्लान कहाँ से शुरू होंगे, जैसे कि पिरामिड बना हुआ है, ठीक है। हमने इस पिरामिड में ये पिरामिड हमने पिरामिड में नीचे से काम करना शुरू किया, ठीक है। सबसे पहले वो ये चीज है कि हमें बताया जाता है, एक नॉलेज दिया गया, जैसे हम पाकिस्तान इंडिया के एक टॉपिक की बात करते हैं, हमें कहा जाता है कि हम जब बच्चे थे बहुत छोटे थे, इवन नर्सरी प्रेप से भी छोटे थे, ठीक है ना, घर में थे, तो हमें एक चीज बताई जाती है कि पाकिस्तान इंडिया आर द बुराइट्स, ये दुश्मन है, ये नॉलेज है जो हमारे माइंड में है और हकीकत भी है, ठीक है जी। फिर इसके बाद में ये देखिए ये आपने लिखा सबसे पहले कि रिमेंबर में आप देखें प्लानिंग जब करते हैं ना, इसमें 7 वर्ड लिखे, डिफाइन करें, ठीक है, डुप्लीकेट करें, लिस्ट करें, मेमोराइज करें, चीजों को मेमोराइज करें, जैसे हम टेबल्स याद करते हैं, हालांकि पूरी की पूरी रीजनिंग है जो टेबल, देखिए छोटे बच्चे को हम रीजनिंग के साथ याद करा सकते हैं, उसको बस रटवाना है, क्रैमिंग करानी है, 2 1 2 2 4 3 6 4 मतलब उसने बोलते जाना है, याद करते जाना है, ठीक है ना। तो ये उसकी रिमेम्बरेंस है।
ریممبرنگ ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم اس کے بعد میں جب وہ چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ گھر سے عام طور پر 2 تک 3 تک ٹیبلز یاد کر کے بھی آ جاتا ہے, چلو پھر بھی ہم نے ایز اے کلاس 1 ٹیچر ان کو یاد کروا دیے 5 تک ٹیبلز. پھر اس کے بعد میں اس کو ہمارا نیکسٹ ٹاپک آتا ہے انڈرسٹینڈنگ. اس انڈرسٹینڈنگ کی بیس پر ہم اس کی ملٹیپلیکیشن سکھاتے ہیں, اس کی ڈویژن سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ یہ ایک سٹیپس ہیں جو ہم چلاتے ہیں اپنے بچے کو کسی قابل بنانے کے لیے. ہمارے جو سسٹم ہے, ہمارا جو پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کا سسٹم ہے, ان 6 لیولز میں سے پہلے 3 تک ہی تقریباً جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے, حالانکہ اس کو اور زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے. ایک وقت آیا تھا آج سے کچھ 10-12 سال پہلے, انہوں نے کوشش کی کہ ہم ایک ایسا پلان کریں کہ 10-12 سال پہلے جی, ایک 25 سال پہلے کی بات میں کروں گا, کہ جب انہوں نے پلان کیا کہ جی MCQs کو انوالو کیا جائے گا پیپر. آپ کو یاد شاید آپ کسی کو نہ پتا ہو کہ پہلے کبھی بھی میتھس میں سائنسز میں کوئی MCQ نہیں ہوتا تھا, سیدھے سے پورا پیپر ہوتا تھا جی 75-100 مارکس کا پیپر ہے اور بہت لمبا, ختم ہی نہیں ہوتا تھا. یہ میں بتا سکتی ہیں یہ, اور میری عمر شاید آپ سب سے زیادہ ہی ہوگی. تو وہ شروع ہوا تو ختم ہی نہیں ہوا پیپر. اب گھر آئے تو پیپر کیسا ہوا جی, 2 کوسچن چھوٹ گئے, یہ 2 پارٹ چھوٹ گئے. کیمسٹری میں اسپیشلی, میتھ میں, فزکس میں بڑا مشکل تھا. پھر ایک وقت ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم اس بیس پر اپنا پیپر بنائیں گے جس میں آپ کا جو ہے نا نالج بھی چیک ہوگا, جس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی چیک ہوگی, جس میں آپ اینالائز بھی کر سکو گے. سارا کچھ ہوا. انہوں نے جیسے ہی لانچ کیا یہ اسٹیپ کے جی شارٹ کوسچن MCQ, ایک عجیب سا سینیریو ڈیولپ ہو گیا, یہ کیسے ہوگا, ٹھیک ہے. اور ہمارے ایجوکیشنسٹ, سو کالڈ ایجوکیشنسٹ نے ہمارے پوری قوم کے ساتھ ایک بڑی زیادتی کر کیا کیا, کی بکس لے. کی بکس نے کیا کیا, اب سب کو نا بس ان MCQs کو یہ 50 MCQ اس چیپٹر کے, اس کو یاد کر دو. ٹیچر نے کام کر دیا, اسٹوڈنٹ نے پھر پوچھا. شارٹ کوسچن ہیں, یہی شارٹ کوسچن ہیں, ان کو یاد کر. وہ سسٹم سارے کا سارا جو گورنمنٹ نے تو بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا, گورنمنٹ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بچہ سوچے گا, رزلٹ کیا نکلا وہی کے وہی ہم پھر کرائیں گے, کوئی انڈرسٹینڈنگ تک رہ گئی بات. زیادہ سے زیادہ ہمیں ریممبرنس پہ رکھا, یاد کر لو. نمبر 2 پہ آگے اس کو انڈرسٹینڈ کر لو, اٹس اوور, ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر اس کے بعد میں ایک سینیریو اور ڈیولپ کیا گیا کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ پریکٹیکل بیس کرتے ہیں. وہ پریکٹیکل بیس بھی کچھ پریکٹیکل کروا لیے, باقی سارے ردی میں ڈال دیے. تو یہ چیزیں ہم جو لائک جو بزنس مین ہے نا, انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے. بزنس مین کس حوالے سے, خالد بک ڈپو والے ہیں, خالد بک ڈپو والے ہیں. انہوں نے اٹھا کے ہر ایک سبجیکٹ کی اتنی کی بکس بنا دی. اچھا, پھر اس کے بعد میں 5 ایئر پلان دے دیا کہ پچھلے 5 سال کے جو پیپرز ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو کر دو, آپ کا 80% پیپر تو ہو ہی گیا. بچے نے کیا سوچا, بچے نے تو کتابوں کو کھول کے بھی نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد میں جی ہمارے پاس ایسے مطلب پاکستان کے اندر میں کہنا تو نہیں چاہیے بٹ ہوتا تو ایسے ہی ہے کہ جی جب بھی کبھی کوئی سینیریو آتا ہے تو ہمیں جو ہے نا وہ ایسی چیزیں پرووائڈ کر دی جاتی ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسٹڈیز میں 75 میں سے 75 مارکس کیسے ممکن ہے, کیسے ممکن ہے؟ وہ صرف اسی لیے ممکن ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ کویسچنز ہیں, یہی ہر سال آنے ہیں, یہی ہر مطلب 4-5 سالوں کے پیپر کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سینیریو سے نکل کے ہم نے اپنے بچوں کو کسی طرح سے, بے شک ہم نے سسٹم میں رہنا, ایون اپنی کوشش تو ہم کریں, اپنی کوشش کرنے کے لیے ان کو کہیں کہ بھی آپ لوگوں نے without using the e-books اس چیپٹر کے اتنے پورشن کو پڑھو اور اس کے MCQs خود بنا دے, ٹھیک ہے. اس کے شارٹ کوسچن جو تمہارے مائنڈ میں آتے ہیں اس کو لکھو, ٹھیک ہے, پھر اس کو گائیڈ کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا ایک پریویس ایکسپیرینس, بڑی پرانی بات, میں پرانی بات اس لیے کہتا ہوں کہ واقعی میں پرانی بات ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, کہ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو کہا کہ جی یہ بات جو ہے نا یہ اس کا ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ سر بک میں تو کچھ اور لکھی ہوئی ہے, دکھاؤ جی بک. اچھا, اتفاق سے میں آپ کو وہ بات کروں گا کس والی.
ایٹ دیٹ ٹائم میں کوئی مارننگ میں کوئی میرے پاس 5-6 لیکچرز ہوتے تھے جی میں جاب اسکول بھی اور ایوننگ میں کوئی 7-8 لیکچر میرے پاس کس میں 9 and 10 بکس اس طرح یاد تھی جیسے کہ سبق یاد ہوتے ہیں لائن بائی لائن پیج بائی پیج. اس نے کہا جی سر بک میں ایسا نہیں ہوتا دکھا دو جو بک لے کے آیا تو باقی میں ڈفرینٹ تھا. میں نے کہا یہ دیکھو کہتا سر مطلب اس کا یہی بنتا ہے. تو پھر میں نے اس کو مطلب ایکسپلین کیا کہ بیٹا اس کا مطلب یہ نہیں بن رہا اس کو ان لائنس کے ساتھ جسٹ آپ اپنے کام میں کوما پیش کر دیتے ہیں نا تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے تو کائنڈلی کوشش کرنی ہے کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوشش پوری کر لیں کہ ہم نے جو ڈیلیور کرنا ہے وہ ایسا ہو. اسپیشلی 8, 9, 10 کی ٹیچرز کی ریکویسٹ ہے کہ ہم ایسی ڈیلیورنس دیں کہ ان کو کی بکس آلسو اویلیبل ہیں لیکن آپ کی ضرورت بھی ان کو فیل ہو. آپ کے پاس سامنے اے آئی ہر وقت موجود ہے ہر سر پہ کھڑا ہے ہر سوال کا جواب دے رہا ہے. ہم جو کہتے ہیں وہ جواب دے کے ہمیں دے دیتے ہیں لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ ٹیچر کی ضرورت ختم ہو جائے گی؟ ہمارے پاس اتنی ساری کی بکس ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹیچر کی ضرورت ختم ہو جائے گی؟ نہیں, یہ ہر وقت ہی رہے گی. بچے کو جو ٹیچر ایکسپلین کر سکتا ہے وہ شاید بک ایکسپلین نہیں کر سکتی. بچے کو جو بک ایکسپلین کر سکتی ہے وہ خالی ٹیچر ایکسپلین نہیں کر سکتا. ایک اور چیز میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہا کرتا ہوں کہ بچوں پلیز آپ لوگوں نے جو ٹیچر فرسٹ ٹائم ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے اس کو فرسٹ ہینڈ ضرور سننا کیونکہ ٹیچر از ناٹ اے اسٹیریوٹائپ. یہ کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں ہے کہ آپ کہو جو تھوڑی دیر بعد سر مجھے سمجھ نہیں آئی مجھے دوبارہ سمجھا دیں. پہلے تو سنا نہیں دھیان سے اور اب کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں. تو ڈیفینیٹلی جب دوبارہ سے ٹیچر کو کہا جاتا ہے نا مجھے وہی چیز دوبارہ سمجھا دیں تو ٹیچر وہ ساری باتیں نہیں کرتا پھر اس کے کی پوائنٹس کرے گا. ایسا ہی ساری چیزیں تو نہیں بتا سکتا وہ کی پوائنٹ دوبارہ بتاتا ہے. تو یہ بات اس کو بتائیں. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹلی اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کلیئر کریں کہ بچوں although you are going to the academies ہر بچہ ہی جا رہا ہے اکیڈمی جا رہے ہیں اٹس اوکے آپ جاؤ لیکن وہاں بھی سنو یہاں بھی سنو کیونکہ یہ ٹیچر اپنا پڑھ کے ہے اس کے پاس اپنا نالج ہے وہ اپنا نالج اپنے طریقے سے ڈیلیور کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو یہ چیز بتا رہا ہے وہاں پہ آپ کو نہ ملے اور جو چیز وہاں بتائی جا رہی ہے وہ آپ کو یہاں سے سننا ضرور. ٹھیک ہے تو صرف ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس طرح پلان کرتے چلیں کہ ہماری کلاس روم کی مینجمنٹ بہت اچھی ہو جائے. ہم ان جو پرابلمیٹک اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اچھے سے کور کر دیں اور پھر ہمارا لیکچر آئی ہوپ کے لیے بڑا اچھا رہے گا. یہ لیکچر صرف ایک دن کا نہیں ہوگا یہ تھرو آؤٹ دا لائف کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس دیکھیں ایک بچہ ہمارے پاس ایک دن آیا جیسے میں آج ایک دن کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس پھر چلا جاؤں گا لیکن آپ کے پاس اسٹوڈنٹ تھرو آؤٹ دا سیشن پورا ایک سال کم از کم آپ کے ساتھ رہتے ہیں. آپ آج ہی ان کو ڈیل کر پا رہے ہیں تو ان کی سینیریوز کو سمجھے ان کو علیحدہ لے لیں. بچے مجھے بتاؤ ایشو کیا ہے اس طرف کے گھر کا کوئی ایشو ہے ٹھیک ہے نا اس کے پیرنٹس کا کوئی مسئلہ ہو اس کا اپنا کوئی ایشو ہو آپ لائک ایلڈر سسٹر اور لائک مدرس ان کو ڈیل کریں. آپ لائک بردر فادر لائک ڈیل کریں ان کو کہ بیٹا آپ کو ایشوز کیا ہیں. ہر دفعہ ہم ان کو سناپ کر کے ہم ان کو ڈانٹ کے بٹھائیں یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سب ٹائم ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہم اس کو غصہ کریں بٹ ناٹ مور. ان کو بٹھائیں پوچھیں ان کے مطلب ویو پوائنٹ لیں کہ آپ کو کیا ایشوز ہیں. ٹھیک ہے ان ایشوز پہ بات کریں گے تو آپ کو جب آپ کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ فرینڈ شپ ہو جاتی ہے تو اسٹوڈنٹ آپ کے کلاس میں پرابلم بھی نہیں کرتا آپ کی کلاس کو سنتا بھی ہے آپ کو سنتا بھی ہے آپ کو رسپونڈ بھی کرتا ہے اگر آپ کی اس کے ساتھ فرینڈ شپ. سب سے بڑی بات رسپیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا اگر آپ اس کے ساتھ فرینڈ شپ اور یہ فرینڈ شپ صرف لیکچر ڈیلیوری سے نہیں آتی اس کے ساتھ ٹائم دینے کے اس کو لیٹر سے ٹائم دیں تھوڑا بہت. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کچھ گھر چھوڑ کے ادھر ہی بیٹھ جائیں اور اسی کو ٹائم دیتے جائیں نہیں لیکن پھر ہمیں ٹائم مل ہی جاتا ہے. تم 2 منٹ کلاس سے ختم ہوتے ساتھ 2 منٹ کی اس کو بلائیں جس سے ڈسکس کریں. زیادہ تر بچے تو ویسے ہی شاید اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اپنی پرابلمس کو ڈسکس نہیں کرتے لیکن ہمیں پرووک کرنا ہے اس کو بتانا ہے سے پوچھنا ہے کیا ہو مجھے بتاؤ آپ نے ایسا کلاس اگر بہیو کیا تو اس کی وجہ کیا ہے. گھر میں سب کہتے ہیں یہ ہے ٹھیک ہے
ठीक है। अच्छा चलो टॉप वाल कहाँ गए थे, फर्स्टों कहाँ गए थे, ठीक है। रात को कितने बजे सोए थे, इस वक्त कितने बजे उठे थे, उसके पेरेंट्स के साथ मीट करें, ठीक है। और ये सिनेरियोस हम ही कवर करेंगे क्योंकि हमारा जो लाइक समझ सकते हैं कि ये न्यू जनरेशन है बहुत हाइपर है, हमने इनको बड़े कंट्रोल करना है, डील करना है। इसको पढ़ाने से ज्यादा डील करना कहा जा सकता है। इसको डील करते हैं, कैसे हम उनको समझाएंगे बच्चे ये ऐसे नहीं है, तुम्हारी लाइफ किधर जा रही है, लोग किधर जा रहे हैं, रिजल्ट्स किधर जा रहे हैं, तुम किधर जा रहे हो, ठीक है ना। सम टाइम बच्चा कहता है छोड़े सर मैंने पढ़ के क्या करना है, मेरे बाप का बिजनेस है मैं जाकर, फिर उसको ये भी बताना है कि बेटा आप लोगों को सिर्फ बिजनेस नहीं चलाना है, अपने काम लोगों में बैठना होगा। जब आपको दुनिया का पता ही नहीं होगा तो सारी बिजनेस पैसा कमाना ही जिंदगी नहीं है, ठीक है। आपको एक अच्छा इंसान बनना है और अच्छा इंसान बनने के लिए आपको एफर्ट्स पुट करनी है और हमें अच्छा टीचर बनने के लिए एफर्ट पुट करनी है कि हाउ टू डील विद द स्टूडेंट्स वेरी गुड मैनर, ठीक है। सिर्फ ये कि हम गिव अप नहीं कर सकते, सच्ची बात है। हम ये कह देना कि जी मतलब इतनी बड़ी स्ट्रेंथ थी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, हाथ नहीं उठा सकते, ये बात तो याद रखिए। और ये भी बात मैंने यहाँ पे एक सुनी है कि जी लाइक टीचर इज द लास्ट ऑफ, कि जो ब्लेम है वो टीचर पे है। मैनेजमेंट उठा के जी तुमने ये भी नहीं किया, तुमने ये भी नहीं किया, तुमने ये भी नहीं किया, तुम्हें कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट भी आपको एक्नॉलेज करती है, आपको भी मैनेजमेंट को एक्नॉलेज करना है। ये वो साइकिल है जो चलता रहेगा, ठीक है। कोशिश यही करनी है कि हमने एक दूसरे को अकोमोडेट करना है, हमने एक दूसरे को फैसिलिटेट करना है। हमने कभी ये नहीं कहना कि जी वो करे तो करे, मैं क्यों करूं। जब तक हम मैं पे अकाउंटेबल नहीं है ना, तब तक हम किसी के अकाउंटेबल नहीं। मैं के अकाउंटेबल हो जाए तो फिर साथ बहुत शुक्रिया। अली हुसैन बहुत अच्छा लेक्चर आप दोनों टीमों ने बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किया। नहीं आपका सैटरडे मैंने खराब किया, सॉरी होता है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राशिद अब्बास और मैं डेकन हाउस टाउन कैंपस में ओ लेवल्स को पढ़ाता हूँ। हमने यहाँ पे विजिट किया था एज अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हमारा एक प्रोग्राम था डेकन हाउस का, जिसमें हमने दूसरे स्कूल में जाकर टीचर्स को ट्रेन करना होता है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा मैं इस स्कूल की जो मैनेजमेंट थी बहुत कोऑपरेटिव थे, मैडम और बाकी तमाम जितने कोऑर्डिनेटर्स थे और एसएम थे, इनका बहुत ही अच्छा हमारे साथ बिहेवियर था, कोऑपरेटिव थे, कॉर्डियल थे। और जो हम जब क्लासरूम के अंदर आए तो यहाँ पे भी जितने टीचर्स थे उन्होंने बहुत कंसंट्रेशन से हमारी जो बातें सुनी और अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने बहुत ज़्यादा लर्न किया। तो वेरी गुड एक्सपीरियंस, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अली हुसैन। आज हम रीजन हाई स्कूल में ग्रामर स्कूल में आए हैं जस्ट फॉर आवर ट्रेनिंग सेशन फॉर आवर पीडी प्लान। यहाँ पर हमने क्लासरूम मैनेजमेंट पर लेक्चर दिया। हमारी जो मैनेजमेंट है इसने हमें बहुत कोऑपरेट किया और हमें जो है ना वो एकोमोडेट किया। और जो टीचर्स थे इन्होंने बहुत अच्छे से लाइक हमारे लेक्चर के अंदर इन्वॉल्वमेंट शो की। क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये सेशन बहुत अच्छा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। Assalamualaikum. My name is Ali Hamza. I am a teacher of mathematics from Division Grammar School. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के रिलेटेड कुछ लर्निंग की टीचर ट्रेनिंग में कि व्हाट इज़ ब्लूम टैक्सोनॉमी, और उसके रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आंसरिंग हुई और सब टीचर ने अच्छे से कोऑपरेट किया, क्वेश्चन किए। और जो हमारे ट्रेनर थे बहुत अच्छा उनका बिहेवियर था, पॉजिटिव थे और बहुत कुछ आज सीखने को मिला। तो एज अ टीचर मेरे लिए ये एक बेहतरीन एक्टिविटी थी और हमेशा एज अ टीचर मेरी कोशिश होती है कि वक्त के साथ साथ बंदा चीज़ों को सीखता रहे, पॉजिटिव रहे। और ये आपको पता है सीखने का जो अमल है वो कभी ख़त्म नहीं होता। थैंक यू सो मच। My name is Mohammad Kashif and here as an English teacher today we have attended a wonderful workshop on Bloom taxonomy. 3 famous teachers from Deakin House were there and they present well in a good way how to manage class and how to get the objectives according to the Bloom taxonomy. It was wonderful. They got too much experience and we learned a lot.